नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस दशक की सबसे क्रांतिकारी फाइनेंशियल बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बैंकों का माया जाल, जिसे लिखा है रवि कोहान ने। दोस्तों इस बुक के अंदर ऑथर ने हमारे साथ बैंकों के द्वारा किए जा रहे गहरे षड्यंत्र को उजागर किया है। दोस्तों इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से बैंकों के माध्यम से कुछ लोगों ने इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोगों का इस दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। जब इस बुक को देश के प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे जी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इस देश के हर एक व्यक्ति को इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, स्पेशली युवा वर्ग को। और इस बुक को जब पहली बार देश के प्रसिद्ध पत्रकार विनीत नायक जी ने पढ़ा, जिनको आप जानते होंगे, जिन्होंने 1990 के दशक में देश के सबसे बड़े हवाला कांड को उजागर करके देश के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सस्पेंड करवा दिया था। उन्होंने जब इस बुक को पहली बार पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये बुक हवाला कांड से भी बड़े रहस्यों को उजागर करती है और ये बुक देश के 130 करोड़ देशवासियों की आंखें खोल देगी। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस बुक की कंप्लीट डिटेल ऑडियो बुक समरी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। किसकी दुनिया, किसका शासन, किसका पैसा, ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जिनको दुनिया में बहुत से कम लोग ही समझ पाते हैं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस दुनिया पर शासन कौन करता है और दुनिया में इतना अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी ये सभी क्यों हैं। दुनिया का हर देश, लगभग सभी व्यक्ति कर्ज में है। तो ये कर्ज है क्या और किसका है, पैसा क्या है और कर्ज देने के लिए इसे कौन बनाता है। बदल गए गुलामी के तरीके। हम कभी अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए थे, बस शासन करने के तरीके बदल गए थे और हमने आज़ादी का भ्रम पाल लिया। यह याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले वे लोग गुलाम बनते हैं जिनको ये भ्रम हो जाता है कि वो आज़ाद हैं। 1862 में ब्रिटिश बैंकिंग के द्वारा अमेरिकी बैंकर्स के लिए एक सजेशन दिया गया, जिसमें कहा गया था कि मैं और मेरे यूरोपियन मित्रों को यह जान करके खुशी होगी कि गृह युद्ध के बाद अमेरिका में जातिगत गुलामी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मालिकों को गुलामों की सारी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं, जबकि हमारे पास लोगों को गुलाम बनाने का इससे भी आसान तरीका है। और वो ये है कि पूंजी द्वारा लोगों की आमदनी कंट्रोल करके हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और यह सब किया जा सकता है पैसे को कंट्रोल करके। इस पिरामिड के शीर्ष पर विश्व के शासक विराजमान हैं और बिल्कुल नीचे शोषित जनता जो निरंतर अभाव में जी रही है। जनता पर नियंत्रण करने के लिए दुनिया के हर देश में सरकारें विराजमान हैं जो आमतौर पर जनता के हित में नहीं बल्कि विश्व के शासकों के लिए काम करती है। मीडिया और शिक्षा व्यवस्था सरकार के सहयोग से विश्व के शासकों के पक्ष में लोगों को मेंटली गुलाम बनाने का काम करती है। शोषण के विरोध में खड़े लोगों का दमन करने के लिए सीक्रेट एजेंसी, सेना, पुलिस, कोर्ट, जेल इत्यादि की व्यवस्था भी बनाई हुई है। सरकारों पर मल्टीनेशनल कंपनियां बैठी हैं जो कि विश्व के सभी संसाधनों को कंट्रोल करती हैं। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ही स्वतंत्र रूप से विश्व को चलाती हैं, लेकिन इनके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है जो सही मायने में विश्व का आर्थिक नियंत्रण करते हुए शासकों के साम्राज्य को बनाए हुए हैं। और यह व्यवस्था ब्याज, टैक्स, सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसी संस्थाओं के माध्यम से होता है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोग किसी कानून में परिवर्तन चाहते हैं और दलील देते हैं कि सख्त से सख्त कानून बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जबकि वे लोग यह नहीं जानते कि व्यवस्था का ढांचा कुछ और ही है और सरकारें स्वतंत्र नहीं है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों ने एक रणनीतिकार समूह बनाया हुआ है जो कि षड्यंत्रकारी ढंग से छिप करके विश्व की दशा और दिशा को तय करता है। इसके ऊपर 300 लोगों का एक आयोग बना हुआ है जो विश्व के सबसे अमीर और ताकतवर उपपरिवार हैं। इसके ऊपर 13 लोगों की शीर्ष परिषद है जो विश्व के सबसे ताकतवर परिवार हैं, जो विश्व के शासकों के मंत्री के रूप में काम करते हैं। और ये सभी अपना एक एक प्रतिनिधि लंदन शहर के पार्षद के रूप में नियुक्त करते हैं। इन 13 लोगों के आयोग में रोथस्चिल्ड फैमिली, जॉन डी रॉकफेलर फैमिली,
JP मोर्गन फैमिली शामिल है। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने एक बार इस व्यवस्था के बारे में कहा था कि यह तो अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली यानी कि मॉनेटरी सिस्टम को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होने से पहले ही क्रांति हो जाती। तो ऐसी क्या बात है जिसे अगर देश के लोग समझ लेते तो क्रांति होना निश्चित है। इस बात को समझने के लिए हमें बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ यह भी समझना होगा कि आखिर यह पैसा है क्या। और इसके बाद ऑथर हमें 1 रुपए के नोट और दूसरे नोटों के अंदर क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के रुपये हैं। 1 रुपया है चांदी का, जो कि भारत सरकार ने जारी किया है और जिसकी कीमत है 1 तोला यानी कि 10 ग्राम चांदी। और दूसरा है 1 रुपये का नोट, इसे भी भारत सरकार ने जारी किया है और इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। और तीसरा है हमारे पास 1 रुपये का सिक्का और इसे भी भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के सभी नोट आपको अलग मिलेंगे। इसमें सबसे पहला और बड़ा अंतर ये है कि इसे भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और भारत सरकार ने इसे गारंटी दी है। और इन नोटों पर हमेशा लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और इसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं। और इस तरह की बात आप 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के सभी नोटों के अंदर देख सकते हैं, जो कि 1 रुपए के नोट में नजर नहीं आते। मतलब ये है कि ये 100 रुपए का नोट नहीं है, सिर्फ 100 रुपए की रसीद है, जिसे अगर आप 1933 से पहले RBI के पास जमा करवाते तो आपको 100 चांदी के सिक्के मिलते, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। और ऐसा क्यों है, इसी बात को आगे इस बुक के अंदर डिटेल में समझाया गया है। और उसके बाद ऑथर हमें बैंकों के जन्म के बारे में बताते हैं कि किस तरह से बैंकों का जन्म हुआ। पहले लोग सुनार के पास अपना सोना चांदी सुरक्षित रखते थे, बदले में सुनार उन्हें एक रसीद देता था। जब कोई सुनार के पास 100 तोला चांदी के सिक्के यानी कि 100 रुपए जमा करवाने जाता था तो बदले में वो उसे एक कागज की रसीद अपनी मोहर लगा करके देता था, जिस पर लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 तोला चांदी देने का वचन अदा करता हूं। और यह रसीद आज के नोट की तरह ही थी। जिस रसीद को वह व्यक्ति अगर सुनार को वापस दे देता था तो उसे 100 तोला चांदी मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इस रसीद पर लोगों का विश्वास इतना बन गया कि कोई भी व्यक्ति यह रसीद ले करके सुनार के पास जाएगा तो उसे बदले में उतनी चांदी जरूर मिलेगी। और इस प्रकार इस रसीद को लोग पैसों के रूप में उपयोग करने लगे। और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो चांदी मांगने के लिए सुनार के पास वापस जाते थे। आमतौर पर उसे वापस लेने के समय लगभग 10% से भी लोग कम आते थे। और इसे देखते हुए सुनारों ने 10% अपने पास जमा रख करके बाकी सोना और चांदी लोगों को ऋण के रूप में ब्याज पर देना शुरू कर दिया। इस तरह से सोना और चांदी अब अन्य लोगों के पास घूमता हुआ वापस सुनारों के पास आने लगा और उसका भी 10% रख करके वो फिर से ब्याज पर देने लगे। और इस तरह से एक ही सोने को कई बार ब्याज पर दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को बैंकिंग की भाषा में फॉरेक्शन रिजर्व बैंकिंग कहते हैं और इन्हीं लोगों को मनी चेंजर कहा जाने लगा। सुनारों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जब कोई व्यक्ति रसीद के बदले सोना या फिर चांदी मांगने आए तो उसे लौटा दिया जाए और बाकी के सोना या फिर चांदी, जो आमतौर पर लगभग 90% होता था और सुनारों के पास ही जमा रहता था, को उसके असली मालिकों से बिना पूछे ही कर्ज के रूप में दे करके ब्याज कमाते थे। मान लीजिए किसी शहर के अंदर 100 तोला चांदी है जो कि एक सुनार के पास जमा है। इसमें से वह 10 तोला वापस देने के लिए रिजर्व के रूप में अपने पास रख लेता है और बाकी की 90% चांदी को वह ब्याज के लिए लोन पर दे देता है। ब्याज की दर अगर 6% वार्षिक भी है तो 90 तोला चांदी का वार्षिक ब्याज 5.4 तोला चांदी होगी। इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह हुई कि देश में पैसों की मात्रा जो पहले 100 थी अब वह 190 हो गई थी। इस तरह से 90 रुपए की रकम सुनार ने जादुई तरीके से बना दी। लेकिन यह धोखाधड़ी यहीं पर नहीं रुकी। जिन व्यक्तियों ने 90 तोला चांदी को कर्ज पर लिया था उन्होंने उसे भी खर्च किया और इस तरह से वह चांदी घूम करके वापस उसी सुनार के पास आ गई थी
जिसके बदले सुनार फिर से वादे की एक रसीद काट करके उन्हें दे देता था और उसका भी 10% अपने पास रख करके बाकी की चांदी को लोन के रूप में दे देता था, जिस पर वह ब्याज कमाता था और फिर से पैसों की मात्रा बढ़ जाती थी। आप देखेंगे कि 90 तोला चांदी में सिर्फ 9 तोला चांदी रख करके 81 तोला कर्ज के रूप में दे दी गई है, जिस पर वह फिर से 4.86 तोला का ब्याज कमाता है और पैसों की मात्रा को बढ़ा करके 271 रुपया कर देता है। और इसी तरह से यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और लास्ट में 100 तोला चांदी होते हुए भी 1000 तोला जमा राशि के रूप में दिखाई देती है, जिसके बदले 1000 तोला की रसीद देश के अंदर फैल जाती है, जिससे पैसों की मात्रा 100 से बढ़ करके 1000 रुपये हो जाती है, जबकि 100 तोला चांदी अभी भी रिजर्व के रूप में सुनार के पास जमा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि सुनार द्वारा जारी रसीद बाजार में पैसों के रूप में इस्तेमाल हो रही है। 100 तोला चांदी होते हुए भी सुनार ने 900 तोला चांदी मिस्टीरियस ढंग से कर्ज पर दे रखी है, जिस पर वह सालाना 54 तोला चांदी ब्याज के रूप में वसूलता है। परंतु असलियत में यह प्रक्रिया किसी और ढंग से घटित होती है, जिसे हम किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं समझ सकते और इसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक पैसों की प्रक्रिया 1960 के दशक में शिकागो फेडरल रिजर्व द्वारा आधुनिक पैसों की प्रक्रिया यानी कि मॉडर्न मनी मैकेनिज्म नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें साफ लिखा है कि बैंक वास्तव में जमा किए गए पैसों को कर्ज के रूप में नहीं देते। अगर वे ऐसा करते तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बनता। वे लोन देते समय उधारकर्ताओं की लेन देन खातों में क्रेडिट के बदले वचन नोट स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जब आप बैंक में कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो वे पहले से जमा राशि को कर्ज के रूप में आपको नहीं देते, बल्कि आपसे कहते हैं कि आप हमें यह वचन दीजिए कि आप जितना पैसा लोन के रूप में हमसे लेंगे उसे आप ब्याज समेत वापस हमें लौटा देंगे। आपके इस वादे के बदले में वो आपको एक रसीद काट करके देते हैं, जिसे आप और हम पैसा मान लेते हैं। सुनार भी ऐसा ही करते थे, जिसे कि हम पहले समझा चुके हैं। हमने पहले जो प्रक्रिया देखी उसमें सुनार 10% रिजर्व अपने पास रख करके बाकी के सोना चांदी को कर्ज के रूप में दे देता था, पर रियलिटी में वह सारा का सारा सोना चांदी रिजर्व के रूप में अपने पास ही रखता था। अभी भी पैसों की मात्रा 100 ही थी, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। और आगे की प्रक्रिया में जब कोई सुनार के पास पैसे लेने जाता था तो सुनार उसे वचन लिखवा लेता था कि वह व्यक्ति उधार लिए गए पैसों को ब्याज समेत लौटाएगा। इस वादे को अपनी संपत्ति मान करके सुनार उतना पैसा नहीं होते हुए भी उसे उतना पैसा देने की बात करता था, क्योंकि असल में तो उतनी चांदी तो सुनार के पास भी नहीं थी। तो वह कहता था कि मैंने आपको जो पैसा कर्ज के रूप में दिया है वह मैंने अपने पास जमा कर लिया है। इसके बदले वह उस व्यक्ति को एक रसीद काट करके दे देता था, जिसे लोगों ने पैसों के रूप में स्वीकार पहले से किया हुआ था। इस तरह सुनार द्वारा जारी की गई रसीदों पर लोगों का विश्वास होने के कारण उसके घर में एक तरह से पैसे बनाने की मशीन आ गई थी, जिसे वह अपनी मन मर्जी से उपयोग करता था। सुनार के पास जितना सोना चांदी रखा रहता था वह उसे 10 गुना रसीद दे देता था, यानी कि पैसे छाप लेता था, जिसका 10वां हिस्सा तो सही मायने में उसे बनाने का अधिकार था, पर बाकी के 9 हिस्से वो अपनी मर्जी से बना करके लोन दे करके ब्याज वसूलता था। इस टेबल की हेल्प से आप उसे समझ सकते हैं। इस तरह सुनार असली पैसे जो सुनार के पास सोना चांदी के रूप में जमा होते थे उससे 9 गुना पैसा लोन के रूप में दे देता था। अगर वह उस पर 6% एनुअल इंटरेस्ट भी चार्ज करे तो वह 6% न होकर के 54% हो जाता था। 54% सालाना ब्याज का अर्थ है 2 साल के अंदर सारा सोना चांदी सुनार का हो जाना, क्योंकि सब लोग अपना सारा पैसा सुनार के पास नहीं रखते थे, इसीलिए 2 साल की जगह इस काम को होने में कई साल लगते थे। दुनिया का लगभग सारा सोना चांदी जब सुनारों का हो गया तो दुनिया को लूटने के लिए अब बिना सोना चांदी के आधार पर ऐसे ही पैसे छाप करके कर्ज पर देने का डिसीजन लिया गया। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ ये था कि रसीदों के बदले अब आपको बैंकों के पास जमा सोना चांदी नहीं मिलेगा। यह दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लूट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि कोई भी देश
अपने पास रखे हुए सोना चांदी के आधार पर ही पैसा बनाता है। अब सुनारों ने कागज का नोट बनाने का अधिकार तो सेंट्रल बैंक्स जैसे कि आरबीआई, फेडरल रिजर्व बैंक आदि को दे दिया था, परंतु दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक प्राइवेट हैं और इन्हीं लोगों की संपत्ति है। जो केंद्रीय बैंक सरकारी हैं जैसे कि आरबीआई, इन्हीं लोगों की व्यवस्था के अंतर्गत हैं और सरकार का नियंत्रण सेंट्रल बैंक पर कम है। इसी कारण आप भारतीय रिजर्व बैंक के नोट पर पाएंगे कि केंद्र सरकार इस पर गारंटी दे रही है ताकि लोगों का विश्वास इस कागज पर बना रहे। अब सुनारों ने हर जगह अपने बैंक बना लिए और जैसे वे पहले सोना चांदी रख करके कागज की रसीद काटते थे, अब केंद्रीय बैंकों के द्वारा बनाए गए पैसों को रख करके 10 गुना पैसे कर्ज के रूप में दे देते हैं, जो सिर्फ लोगों के बैंक खाते में लिखे रहते हैं, जबकि असलियत में बैंकों के पास होते ही नहीं। जब तक सोना चांदी था तब तक ये लोग सीमित पैसा बना सकते थे, लेकिन अब ये लोग कागज के नोट रख करके अनंत पैसा बना सकते हैं। अंश रिजर्व बैंकिंग की इस प्रक्रिया से दुनिया का 90 से 95% पैसा सेंट्रल बैंक का नहीं बल्कि कमर्शियल बैंक का है। एक तरह से पैसे बनाने का असली अधिकार किसी सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई या फिर सरकार के पास न होकर के आपके गली चौराहे पर स्थापित व्यवसायी बैंकों के पास है, जैसे कि एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, सिटी बैंक एक्सेट्रा, और इनकी लगाम विदेशी ताकतों के पास है। आज के समय जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना पैसा जमा करवाने जाता है तो बैंक आपके खाते में पैसे लिख करके आपको एक पासबुक या फिर कागज के नोट दे देती है और बैंक कहता है कि मैंने आपको जो पैसा कर्ज के रूप में दिया है वह मैंने अपने पास जमा कर लिया है। जब किसी व्यक्ति को लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक सुनारों की तरह ही आपसे एक वादा लिखवा लेता है कि आपको ब्याज सहित कर्ज वापस लौटाना पड़ेगा, जिसके बदले में वो आपको कर्ज देने की बात करते हैं, पर असली पैसा ना होने की वजह से वो सिर्फ आपके खाते में लिख देते हैं, जिस पर वो आपसे ब्याज वसूल करते हैं। अब अगर किसी को 1 लाख रुपया कर्ज के रूप में चाहिए तो बैंक दे देती है और आपके खाते में लिख देती है। लिखे गए पैसों का 10% यानी कि 10,000 रुपये ही रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वो रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इस सिस्टम को आप इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस के कारण ही पैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जो महंगाई का मुख्य कारण है, जिसे इस वीडियो में आगे बताया गया है। सेंट्रल बैंक का उद्देश्य मात्र इतना है कि जितना पैसा बना करके बैंक कर्ज के रूप में देंगे उसका 10% बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता था, जो या तो लोगों के द्वारा जमा किए गए पैसे से ही हो जाता था और अगर नहीं होता तो वे सेंट्रल बैंक से बहुत कम ब्याज दर पर कर्ज ले लेते थे। एक तरह से बैंक वालों के घर में पैसों का पेड़ है जिससे पैसे तोड़ करके कितने भी पैसे कर्ज के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद ऑथर हमें पैसा कैसे बनता है उसके बारे में समझाते हैं। जब भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो जनता पर टैक्स लगाती है और आवश्यकता पूरी न होने पर भारत सरकार अपना खुद का पैसा न बना करके कर्ज पर लेती है। मान लीजिए कि भारत सरकार को 1,000 रुपये चाहिए तो वह कागज पर बैंक को यह वादा करती है कि ब्याज समेत वह 1,000 रुपया लौटा देगी। इस वादे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड कहते हैं, जिसे भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री भारतीय रिजर्व बैंक के पास ले करके जाता है और बदले में भारतीय रिजर्व बैंक 1,000 रुपये का नोट छाप करके भारत सरकार को दे देता है। अब मान लीजिए कि भारत सरकार ईमानदार लोगों की सरकार है और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, तो वह सारा का सारा रुपया जन कल्याण की योजना में खर्च कर देती है। पैसा जनता के पास जाता है और जनता 1,000 रुपये को कॉमर्शियल बैंक्स जैसे कि सिटी बैंक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा में जमा करवा देती हैं और बदले में बैंक उनके खातों में पैसे लिख देता है। अब इस 1,000 रुपये के नोट को रख करके कमर्शियल बैंक्स 9 गुना पैसा कर्ज के रूप में दे सकते हैं और इंडिया के अंदर तो यह 24 से 25 गुना तक है। पैसों की मात्रा बढ़ने से आई महंगाई को रोकने का हवाला दे करके अब सेंट्रल बैंक इस 1,000 रुपये के बॉन्ड को कमर्शियल बैंक को 1,000 रुपये में बेच देता है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक द्वारा बनाया गया उसका 1,000 रुपये का नोट उसके पास वापस आ गया। इस तरह से सेंट्रल बैंक पैसे न बना करके सिर्फ एक बिचौलिए की तरह काम कर रहा है
और जिसके बिना तस्वीर कुछ ऐसी होगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन लाइनों को सीधा कर दे तो साफ दिखाई देता है कि जब भी भारत सरकार को कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो वह सेंट्रल बैंक के माध्यम से कमर्शियल बैंक को बॉन्ड देती है और व्यावसायिक बैंकों के पास कोई पैसा न होते हुए भी वो उतना पैसा भारत सरकार के खाते में लिख देते हैं। खर्च करने पर वह सारा पैसा भारत सरकार के खाते से अब जनता के खाते में लिखा जाता है, जिसे आप इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। सेंट्रल बैंक का काम सिर्फ खातों के अंदर लिखे गए पैसों के लिए रिजर्व रखने के लिए बैंकों को आवश्यक पैसों की सप्लाई करना होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसे बैंक कर्ज के रूप में ले लेता है और इसे हम पहले भी समझ चुके हैं। फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष मेरिनर एक्लिक्स 1935 यानी कि 1935 में इस प्रोसेस के बारे में लिखते हैं कि सरकारी बॉन्ड को खरीद के बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए $1 अरब के बॉन्ड खरीदता है तो वो सरकारी खाते में $1 अरब लिख देता है। इस तरह से वे सिर्फ खाते में लिख करके $1 अरब पैदा कर देते हैं। इसमें जब भी भारत सरकार को या देश की जनता को कर्ज लेने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वे ब्याज समेत पैसा लौटाने का वादा लिख करके कमर्शियल बैंकों के पास जाते हैं, जिसके बदले कमर्शियल बैंक उतनी ही रकम आपके खाते में डिपॉजिट कर देते हैं जिस पर सालाना लाखों करोड़ों रुपया ब्याज मांगते हैं। खाते में लिखे गए पैसों का 10% रिजर्व के रूप में होना चाहिए, जिसे वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज पर ले लेते हैं। इस तरह से देश के 95% पैसा बनाने का काम कमर्शियल बैंक का है, जो कि सिर्फ खातों में ही बनता है और लिखा रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक मात्र 5% ही पैसा बनाता है, जो कागज के नोट के रूप में दिखाई देता है। इस विषय पर इकोनॉमिस्ट जॉन कैनेथन गालबर्ट कहते हैं कि बैंकों के पैसा बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि दिमाग चकरा जाता है। दिमाग इसलिए चकरा जाता है क्योंकि हमें कुछ और ही सिखाया गया है। रॉबर्ट बी एंडरसन, अमेरिका के फाइनेंस सेक्रेटरी 1959 यानी कि 1959 में कहते हैं, जब एक बैंक कर्ज देता है तो यह केवल कर्ज की राशि को आपके बैंक अकाउंट में लिख देता है। यह पैसा बैंक किसी और के जमा किए गए पैसों से नहीं लेकर देता। यह पैसा उधार लेने वालों के लिए बैंकों ने नया बना करके दिया होता है। क्रेडिट कार्ड स्कीम, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको एक कार्ड स्वाइप करने के बाद एक पर्ची मिलती है, जिस पर आप अपने सिग्नेचर करके दुकानदार को दे देते हैं और इस पर्ची पर आपके सिग्नेचर होते ही वह पैसा बन जाती है, जिसे व्यापारी अपने मर्चेंट अकाउंट में जमा करवा देता है और यह पर्ची क्रेडिट कार्ड कंपनी को भेज दी जाती है, जिसके बाद क्रेडिट कार्ड कंपनियां इन्हें बैंकों को भेज देती हैं। बैंक आपको एक स्टेटमेंट भेज देता है जिसकी आप पेमेंट कर देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी बैंक ने आपको अपनी जेब से या फिर अपने जमा खातों में से कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि वह आपकी चार्ज स्लिप पर किए गए वादे को अपनी संपत्ति दिखा करके क्रेडिट में बदल देता है। आपका वादा ही पैसा है। अगर आप किसी को कोई उधार पैसा दो तो आपकी संपत्ति घट जाएगी, पर उधार देने पर बैंकों की संपत्ति बढ़ जाती है। आपका वादा उनकी संपत्ति बन जाता है, जिसके बदले में वे आपके खाते में उतने अंक लिख देते हैं जिसे आप पैसा मानते हैं। नए पैसों को मूल्य कौन देता है? मान लीजिए आज कोई चीज़ 100 रुपए की आती है और अब बैंकों ने नया पैसा बना करके कर्ज के रूप में दे दिया है, जिसे देश के अंदर पैसों की मात्रा 10% बढ़ गई। अब वह चीज़ 110 रुपए की आएगी। बैंक हमारी ही जेब से मूल्य चुराकर कर्ज का पैसा देते हैं। इस चोरी को महंगाई कहते हैं। हर साल हमारे पैसे ही हमें कर्ज पर दे करके बैंक ब्याज और महंगाई से लाखों करोड़ों रुपया लूट लेते हैं। महंगाई इसी बैंकिंग प्रणाली का नतीजा है। कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए या फिर किसी भी दल की सरकार बन जाए, बिना इस व्यवस्था को बदले महंगाई को काबू में नहीं लाया जा सकता। सेंट्रल बैंक का एक महत्वपूर्ण काम देश के अंदर पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करना है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अलावा 2 महत्वपूर्ण तरीकों से किया जाता है। पहला, ब्याज की दरें या फिर रिजर्व रेशो घटा करके। दूसरा, ब्याज की दरें या फिर रिजर्व रेशो बढ़ा करके। जब सेंट्रल बैंक ब्याज की दरें घटा देता है तो ब्याज की दर कम होने की वजह से देश में लोग ज़्यादा कर्ज लेते हैं। इस वजह से पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। ज़्यादा पैसे होने से महंगाई का दौर आता है। बैंक लोगों से ब्याज के रूप में और सस्ते पैसे
से निवेश करके खूब कमाता है। जब पैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो महंगाई कम करने का टॉनिक दे करके ब्याज की रेट बढ़ा दी जाती है, जिससे एकाएक देश के अंदर पैसों की कमी हो जाती है और इसी कारण से मंदी का दौर आता है और जिसमें ये लोग माल को कौड़ियों के भाव खरीद लेते हैं, जिसे कि आगे समझाया गया है। मंदी क्या है? जब बैंक पैसों की कमी कर देते हैं तो बाजार के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की मांग घट जाती है, वस्तुएं भी होती हैं और लोगों को उनकी जरूरत भी होती है, पर पैसा न होने से लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। सेल न होने की वजह से हर किसी का काम धंधा ठप पड़ जाता है। इससे लाखों लोगों की नौकरी चली जाती है। पढ़े लिखे होने पर भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि धंधे में मंदी की वजह से काम देने वालों के पास भी पैसा कम हो जाता है और पैसे की कमी में देश में खाना होते हुए भी रोटी तक नसीब नहीं होती। करोड़ों लोग हर रोज भूखे सोते हैं और इससे होने वाले कुपोषण से और बीमारियों से हर रोज बच्चे मर रहे होते हैं। खाने की मांग में कमी होने से किसान की फसलें, फल और सब्जियों का मूल्य नहीं रह जाता। एक तरह से पूरी व्यवस्था का चक्का जाम हो जाता है। मजबूरी में किसान अपनी जमीन को और उद्योगपति अपना उद्योग सस्ते में बेचने को मजबूर हो जाते हैं। ओडिशा के काला हांडी में एक माँ 20 रुपए में अपने छोटे बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो गई थी। कुल मिलाकर हर कोई बर्बाद हो जाता है। रॉबर्ट एच हैमफिल, फेडरल रिजर्व बैंक के मैनेजर, 1934 यानी कि 1934 में कहते हैं कि हम कमर्शियल बैंकों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। हम में से किसी न किसी को हर हाल में नगद या फिर क्रेडिट में डॉलर उधार लेने पड़ते हैं। अगर बैंक पर्याप्त मात्रा में पैसे बनाते हैं तो हम समृद्ध हो जाते हैं और यदि वो ऐसा नहीं करते तो हम भूखे मर जाते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष मैरिनर एलिक्स 1941 यानी कि 1941 में कहते हैं, अगर हमारी पैसों की व्यवस्था में कर्ज नहीं होगा तो देश में एक भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही कर्ज है और कर्ज ही पैसा है। ब्याज कहाँ से आएगा? पूरी बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ मूल बनाती है, ब्याज नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ब्याज कहाँ से आएगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने 100 लोगों को 100 रुपये कर्ज के रूप में दिए और इसके साथ ही सरकार ने भी बैंक से 10,000 रुपये कर्ज लिए। इस तरह कुल मिलाकर के 20,000 रुपये कर्ज के रूप में दिया गया और वो भी 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर। अतः एक साल बाद हमें बैंक को 22,000 रुपये लौटाने होंगे, लेकिन बैंक ने कुल मिलाकर के सिर्फ 20,000 रुपया ही जारी किया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अभी सिर्फ 20,000 रुपये ही हैं और इस सिचुएशन में ब्याज के 2,000 रुपये लौटाना असंभव है। ये पूरी प्रोसेस उस कुर्सी के खेल जैसी है जिसमें कुर्सी कम होती है और खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा। ताली बजाने पर सब लोगों को कुर्सी पर बैठना होता है, परंतु कुर्सी कम होने के कारण सब लोग उन पर नहीं बैठ पाएंगे। किसी एक को हमेशा खड़े रहना ही पड़ेगा और यह खेल निरंतर चलता रहता है। कहते हैं कि लव, वॉर एंड कंपटीशन में हर चीज जायज है। यह व्यवस्था कंपटीशन पैदा करती है, इसलिए पूरा समाज पागल हो करके अपना धर्म और कर्तव्य भूल करके एक ही चीज में लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। हर कोई कहता है कि कलयुग आ गया है, लोग लालची हो गए हैं और लोग बुरे हो गए हैं, अब सुधार नहीं हो सकता। कुछ लोग हार मान लेते हैं, परंतु कुछ समाज सेवी, संत, महात्मा यह समझाने में लगे हुए हैं कि संग्रह मत करो, जो इस व्यवस्था में कभी भी नहीं हो पाएगा। बहुत लोग इस अभियान में लगे हुए हैं कि अगर पूंजीपति अपना सारा धन गरीबों में बांट दे तो गरीबी कम हो जाएगी, किंतु इस व्यवस्था में भी ये असंभव है। सब लोग अपने वर्ग के शोषण का कारण किसी दूसरे वर्ग को ठहरा देते हैं। व्यापारी, मजदूर, किसान एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि ये हमें लूट रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि इस व्यवस्था के चक्रियों में हर कोई लूट रहा है और लूटने वाला कोई और ही है, जिसे सत्संग या प्रवचनों द्वारा सही नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी, भूखमरी और लालच क्यों यूरो सिस्टम के निर्माण में सहायक रहे? बर्नार्ड लिएटर लिखते हैं, लालच और प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं है, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है, जो हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे पैसे का एक सीधा सा परिणाम है। सबको खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की तुलना में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं और दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप से है, लेकिन इन सभी को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में सेंट्रल बैंक का काम ही है कि पैसे की कमी करे और कमी को बनाए रखे। इसका सीधा सा परिणाम यह है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है।
इस व्यवस्था में जो लोग ईमानदार होते हैं और दूसरों को लूट या फिर मार नहीं सकते, उनके पास इस व्यवस्था से समझौता करना या फिर आत्महत्या करने का ही विकल्प बचता है। इस व्यवस्था में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। आत्महत्याएं बचपन में भविष्य सुरक्षित करने के लिए पढ़ाई के दबाव में, जवानी में नौकरी ना मिलने पर युवक युवतियों की शादी होने में भी दिक्कत आती है। इस निराशा में हजारों नौजवान आत्महत्या यानी कि सुसाइड करते हैं। इस व्यवस्था में सबके लिए जगह नहीं है। बैंकों के द्वारा पैदा किए गए ये आर्टिफिशियल अभाव, गरीबी और स्पर्धा लोगों को चोरी, लूट, हत्या, धोखाधड़ी और आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। हर साल भारत में लगभग 15,000 किसान आत्महत्या करते हैं और पूरे विश्व में हर साल होने वाली कुल 8 लाख आत्महत्याओं में से 1,35,000 लगभग 17% भारत में ही होती हैं। आत्महत्या या फिर हत्या। एक समुदाय में मांस खाने के लिए जानवरों की हत्या करना मना था। मांस खाने के लिए कुछ लोग एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलता हुआ तेल डाल करके उस पर एक पतला सा फट्टा रख देते थे। बकरी को उस फट्टे पर चढ़ा करके दोनों ओर से रास्ता बंद कर देते थे। कुछ देर बाद बकरी तेल में कूद करके आत्महत्या कर लेती थी और वो उसे खा लेते थे। यह आत्महत्या है या फिर हत्या। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में हम सबको जीने का अधिकार मिला है। यह व्यवस्था मौलिक मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। कर्ज का जाल। ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है और जब भी नया कर्ज लेते हैं तो उस पर भी और ब्याज देना पड़ता है, जिसे चुकाने के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह से हम कर्ज के जाल में फंस गए हैं। पैसा ही कर्ज है, इसलिए इस व्यवस्था में कभी भी कर्ज मुक्त होना असंभव है। इस व्यवस्था में अगर सारा पैसा वापस भी कर दिया जाए तो भी हम पर कर्ज शेष रहेगा, क्योंकि देश में जितना पैसा है उससे ज्यादा कर्ज है, जो ब्याज की व्यवस्था के कारण है। बंधुआ मजदूरी। अगर 5 सिक्के 5% वो एनुअल रेट पर ब्याज पर दिए जाए तो 1850 सालों में 32366648 पृथ्वी जितने बड़े सोने के भरे हुए गोले ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। पूरा जीवन हम उस पैसे का ब्याज भरने के लिए काम करते रहते हैं, जो बैंकों का है ही नहीं और कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस प्रकार यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी है, जो संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है और हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन है। सरकार को टैक्स देना बेवकूफ़ी है। साल 2015-16 के बजट में 11,41,575 करोड़ की आय में से भारत सरकार ने 4,56,145 करोड़ रुपए यानी कि 40% ब्याज चुकाया है और 2,25,574 करोड़ रुपये यानी कि 20% कर्ज चुकाया है। अगर सरकार अपने खुद पैसे बनाती तो एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। राज्य सरकारों का भी इतना ही पैसा कर्ज के रूप में जाता है। टैक्स का लगभग 60% सरकार बैंकों को क्यों सौंप देती है? हम डीजल, पेट्रोल, वेट, आयकर से लेकर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हजारों जगह से लाखों रुपया टैक्स भरते हैं। क्या हम बेवकूफ़ हैं या फिर गधे हैं? हर साल 25 लाख करोड़ रुपए की लूट। भारत सरकार से बैंकों द्वारा लूट 4,56,145 करोड़ रुपए। राज्य सरकारों से लूट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए। जनता से ब्याज की लूट लगभग 5 लाख करोड़ रुपए। डॉलर राज द्वारा संसाधनों की लूट लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपीस। धीरे धीरे हमारी संपत्ति का अधिकांश भाग लूट लिया गया। 100 रुपए का मतलब था 100 तोला यानी कि 1 किलो चांदी, पर आज हमारे पास इसका केवल 0.25% ही बचा है, यानी कि 99.75% हमारा धन लूट गया है। देश में अगर कुल 20 करोड़ फैमिली में यह सारा पैसा बांट दिया जाए तो प्रत्येक परिवार को 1.25 लाख करोड़ रुपया सालाना मिलेगा। इसलिए अगर बैंकों का बहिष्कार करके हर कोई अपना बैंक खाते बंद कर दे तो प्रत्येक परिवार को घर बैठे 1.25 लाख रुपए सालाना मिल सकता है। विश्व नियंत्रण का इतिहास। मनी चेंजर्स की मदद से आगे बढ़ करके विलियम तृतीय ने 1677 में राजकुमारी मैरी से शादी करके 1689 में इंग्लैंड का राजा बन गया। कुछ ही दिनों के बाद फ्रांस से युद्ध हुआ और उसने मनी चेंजर्स से 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख पाउंड उधार मांगे। उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ सिर्फ ब्याज वापस देना था, मूल नहीं। मनी चेंजर्स को इंग्लैंड के पैसे छापने के लिए एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की अनुमति देनी थी।
सरकार खुद पैसे नहीं छापेगी और बैंक सरकार को भी 8% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज देगा, जिसे चुकाने की गारंटी के लिए सरकार लोगों पर टैक्स लगाएगी। सरकार के इस ऋण चुकाने के वायदे को बॉन्ड कहा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को सभी सेंट्रल बैंकों की मां कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1694 में हुई थी। बैंकिंग किंग रोथशिल्ड फैमिली की कहानी। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कुछ और लोगों ने की, परंतु बाद में रोथशिल्ड फैमिली ने उस पर कंट्रोल कर लिया। जर्मनी में 1774 में एम्सेल रोथशिल्ड का जन्म हुआ था, जिसे बैंकिंग किंग भी कहा जाता है, और उनके 5 बेटे थे और उन सभी को अलग अलग देशों में आर्थिक साम्राज्य को खड़ा करने के लिए भेजा गया। एम्सेल ने 1 मई 1776 को कुछ लोगों के साथ मिल करके इल्यूमिनेटी जागृत या फिर प्रबुद्ध नामक एक गुप्त संस्था बनाई। इन लोगों को लगता था कि दुनिया के सभी व्यक्ति भेड़ बकरी की तरह हैं और ईश्वर ने इन्हें सब पर शासन करने के लिए भेजा है। उनका तीसरा बेटा नेथन रोथशिल्ड बहुत शातिर था, जिसे उसने इंग्लैंड में भेज दिया था। सन 1815 में जब नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ, तब उसके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड के कुछ ही शेयर्स थे। अपने गुप्तचरों से उसे एक दिन पहले ही सूचना मिल गई थी कि नेपोलियन हार गया है। उसका दिमाग चला और उसने शेयर बाजार में अफवाह फैला दी कि इंग्लैंड युद्ध में हार गया। सबको यकीन दिलाने के लिए नेथन ने अपने आप को निराश दिखाते हुए अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर बेचना शुरू कर दिया। अगर सच में इंग्लैंड हार जाता तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर की कीमत कुछ भी नहीं बचती। इस भय और अविश्वास के माहौल में फैली अफवाह से लोगों को उसकी बात पर यकीन हो गया और देखते ही देखते बैंक ऑफ इंग्लैंड के सभी शेयर होल्डर्स ने अपने सारे शेयर बेचना शुरू कर दिए। इससे करोड़ों अरबों के शेयर कौड़ियों के भाव में आ गए, जिसे नेथन ने गुप्त तरीके से अपने लोगों द्वारा खरीदवा लिया। इस तरह एक अफवाह से बिना कोई खास कीमत चुकाए वह एक ही दिन में बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक बन गया। जब लोगों को पता चला कि दरअसल नेपोलियन हार गया था, तो उनके पास सर पीटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। नेथन रोथशिल्ड कहता है, अगर देश के पैसे कंट्रोल और जारी करने का अधिकार मुझे दे दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देश के कानून कौन बनाता है। 1820 में अपने ऊपर गर्व करते हुए रोथशिल्ड कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि किस कठपुतली को उस इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया गया है जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन के पैसों की मात्रा यानी कि मनी सप्लाई को जो आदमी कंट्रोल करता है, ब्रिटिश साम्राज्य को वो ही कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं ब्रिटेन के पैसे की मात्रा को कंट्रोल करता हूँ। इस तरह से पूरी दुनिया से हर वर्ष करोड़ों रुपया लूट करके जुटाई गई इस बैंकिंग परिवार की संपत्ति का आकलन $500 ट्रिलियन लगाया गया है। अगर इस रकम का अंदाजा लगाना हो कि यह कितनी है, तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोग मिल करके एक वर्ष में सिर्फ $75 ट्रिलियन की संपत्ति पैदा करते हैं। इसे अगर रुपयों में बदल दिया जाए तो यह संपत्ति 300,000,000,000,000 रुपए की संपत्ति बनाती है, जिसमें से अगर हर सेकंड खाते पीते सोते जागते 1 करोड़ रुपया खर्च करे तो इसे खर्च करने में 95 साल लगेंगे। एम्सेल रोथशिल्ड ने अपनी वसीयत में यह साफ साफ लिखा था कि परिवार की संपत्ति बटेगी नहीं और परिवार का मुखिया इसे कंट्रोल करेगा। इस समय एवलिन रोथशिल्ड इस परिवार का मुखिया है। एक तरह से दुनिया का असली शासक रोथशिल्ड परिवार है। अमेरिका की कहानी। 1729 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक नौजवान था और अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। उस समय उसने अपने अखबार में एक लेख लिखा कि अमेरिका के लोगों को बिना सोना चांदी के आधार पर कागज के कर्ज मुक्त नोट बना लेने चाहिए। लोगों को यह लेख बहुत पसंद आया और सच में अमेरिका में कागज के पैसे बनने लगे। पैसे की मात्रा बढ़ने से अमेरिका में एकाएक समृद्धि आ गई। इस बात से इंग्लैंड में बैठे बैंकरों को अपना साम्राज्य खतरे में दिखाई दिया और उन्होंने 1751 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय, जिसकी गुलामी में अमेरिका जी रहा था, पर दबाव बना करके इस तरह के और अधिक पैसे जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे अमेरिका की समृद्धि का रास्ता बंद हो गया। 1764 में इंग्लैंड में एक और कानून बनने वाला था कि पहले से जारी किए गए कागज के नोट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस कानून को रुकवाने के लिए जब बेंजामिन फ्रैंकलिन राजा जॉर्ज तृतीय से बात करने लंदन गए तो उनकी मुलाकात बैंक ऑफ इंग्लैंड के डायरेक्टर से हुई।
फ्रैंकलिन ने लंदन में बेरोजगारी, गरीबी और अमीरों पर अत्यधिक टैक्स देखा तो निदेशक ने बताया कि यहाँ मजदूर ज्यादा हैं। यह जवाब फ्रैंकलिन को अटपटा लगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड के डायरेक्टर द्वारा अमेरिका के गरीबों का हालचाल पूछने पर फ्रैंकलिन ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ गरीब है ही नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे खुद बनाते हैं और उसे इतनी मात्रा में बनाते हैं कि चीज़ें आसानी से उत्पादक से ग्राहक तक पहुंच जाती हैं। इस तरह खुद का पैसा बना करके हम ना सिर्फ उनकी परचेजिंग पावर तय करते हैं, बल्कि हमें कोई ब्याज भी नहीं चुकाना पड़ता। आज़ादी की लड़ाई 1776। फ्रैंकलिन से बातचीत करने के बाद इंग्लैंड के बैंकरों के दबाव में आ करके अमेरिका में कानून बना करके कागज के पैसों पर रोक लगा दी गई। इससे अमेरिका में एकाएक गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई और मंदी का दौर आ गया, जिससे परेशान हो करके अमेरिका के किसानों ने विद्रोह कर दिया। कई लोगों ने लिखा कि अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई के पीछे का मुख्य कारण यह था कि राजा ने उनके पैसे बनाने की आज़ादी पर रोक लगा करके उन्हें गरीब बना दिया था। युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने कॉन्टिनेंटल नाम की कागजी मुद्रा जारी की और ताकतवर हो गए, जिससे वे इंग्लैंड से जीत गए और आज़ाद हो गए। परंतु बाद में बैंकर्स ने उनके जैसे दिखने वाले नकली नोट बना करके इसे व्यर्थ साबित कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थॉमस जेफरसन के अनुमान से $200 मिलियन की कॉन्टिनेंटल मुद्रा में लगभग इतना ही नकली पैसा बना करके इसकी मात्रा दोगुनी कर दी गई थी, जिससे इसकी कीमत गिर गई।